सॉरी, बटन दबाना भूल गया था। तो यूनिट नंबर 3 ट्रेड नेगोशिएशन मैंने शुरू किया है, और एक बार और रिपीट करता हूं ये क्या है ट्रेड नेगोशिएशन मतलब, क्योंकि टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड के टॉपिक के अंदर इन्होंने क्या बताया हुआ है, इन्होंने ये बताया है कि हम लोग दूसरी कंट्रीज के साथ में अपने व्यापार को लेकर कई सारे एग्रीमेंट्स करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ट्रेड नेगोशिएशन। जैसे हमारे ना बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए कई सारे वो बने हुए हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग एसोसिएशन, जैसे WTO, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये सब आपस में मेंबर्स होते हैं, मेंबर कंट्रीज आपस में क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, यूनिलेटरल एग्रीमेंट, बायलेटरल। यूनिलेटरल मतलब एक कंट्री फेवर कर रही है, बायलेटरल मतलब दोनों कंट्री फेवर करेंगी। तो इस तरीके के कई सारे अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, जिससे जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो बहुत अच्छे तरीके से चल पाए। ऑल वेल। तो ये जो चैप्टर होगा, इस चैप्टर में 3 चीजें आपको पढ़नी है, एक RTA, एक GATT और एक WTO, ठीक है। RTA मतलब रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, और फिर दूसरा GATT, फिर WTO, तीनों को हम करेंगे क्या नहीं, अभी बताता हूँ इसके बारे में। हाँ हाँ, इसके बारे में भी बता रहे, वही तो बता रहा हूँ, स्टार्ट तो करने दे। ठीक है, डन है। अब देखो इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूं, ये इंट्रोडक्शन मैंने जस्ट अभी वर्बली बोलकर दिया। मैं ये कह रहा हूं ये जो यूनिट है ये हमें क्या कहता है, ये कहता है क्योंकि चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड है, तो हम सबके जो ट्रेड है, जो व्यापार है, सारी कंट्रियों के स्मूथली चल सके तो आपस में बातचीत की जरूरत होती है। उस बातचीत की जरूरत में कोई एक एसोसिएशन होता है जिसमें मेंबर कंट्रीज होती हैं जो आपस में कुछ एग्रीमेंट करती है, फेवर में होता है, अगेंस्ट में होता है, ज्यादातर अगेंस्ट में नहीं होता, फेवर में ही होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड नेगोशिएशन। जैसे देखो मैंने यहां पर करा हुआ है, मेजर इवेंट इन द ईयर 2020 सच एज ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, और एक न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना है जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मतलब हटाकर बनाया गया है। ये सारी ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके MCOM, BCOM फाइनल ईयर्स वगैरह वगैरह के टॉपिक है जो आपके इंस्टीट्यूट ने यहाँ डाल दी। थोड़ा सा बोरिंग भी है, एंड का इकोनॉमिक्स चैप्टर 7, 8, 9, 10 बोरिंग है, बट पेपर में ये भी आएगा। फिर ये कहता है, सीधा सीधा मैं रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट पे आ रहा हूं। देखो मैंने यहाँ बोल्ड में लिखा हुआ है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट आर डिफाइंड एज ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज। कोई जरूरी नहीं है वो एक ही ज्योग्राफिकल रीजन से हो, कहीं से भी हो, कंट्री होनी चाहिए, which are formed with the objective of reducing barriers to trade between member। तो जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उनकी, वो जो एसोसिएशन है उनकी जो मेंबर कंट्रीज है उनके ट्रेड बैरियर्स को कम करने के लिए एसोसिएशन बनाया गया। यहां तक ओके। इन अदर वर्ड्स ए रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट इज ट्रीटी बिटवीन 2 और मोर गवर्नमेंट, एक पुल का काम करता है, दैट डिफाइन द रूल ऑफ ट्रेड फॉर ऑल सिग्नेटरीज, सिग्नेटरीज मतलब मेंबर कंट्रीज, एज ऑफ 1 Feb 2021 339 RTA वर इन। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, 1 फरवरी 2021 तक कितने RTAs हैं अभी तक, 339। तो RTAs जितनी भी होती है इनके अलग अलग नाम है, यूनिलेटरल, बायलेटरल, रीजनल, ट्रेडिंग ब्लॉक, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जहां पर आपको साफ समझ में आ रहा है कि यहां पर यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड एग्रीमेंट। ये तो आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही समझा दिया यूनिलेटरल वर्ड। कहता अंडर विच एन इंपोर्टिंग कंट्री
offers trade incentive in order to encourage the exporting country to engage in international economic activity that will improve the exporting country's economy. Example, generalization system of preference. कोई पढ़ेगा इसको? एक बार पढ़ो पहला पॉइंट, जरा मैं एक मैसेज कर दूं। चलो पढ़ लिया बेटे, तो समझो इसको क्या है। ये जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है, आई थिंक जहां तक मुझे याद है 119 कंट्रीज को ये बेनिफिट पहुंचाता है, जिसमें क्या है कि कई सारे मल्टीपल जो प्रोडक्ट हैं, कई सारे प्रोडक्ट से ड्यूटीज जो है वो हटा दी गई। इसका बेनिफिट मिलेगा किसको? जैसे कोई छोटी एक्सपोर्टिंग कंट्री है जिसको एक्सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि उसको भी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो उसने बड़ी कंट्री से, या ऐसा बोल लो मित्र कंट्री से, वो रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज कुछ प्रोडक्ट से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दीजिए ताकि हमारे यहाँ से जो लोग हैं वो एक्सपोर्ट इजीली कर सके। कुछ आ रहा है समझ? तो मैं इंडिया उस देश के फायदे के लिए एक यूनिलेटरल एग्रीमेंट करता हूं जिसमें मैंने वादा किया कि मैं तेरी कंट्री के कुछ इतने प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाऊंगा, तू भेज, मेरी तरफ से ड्यूटी नहीं है। दिस इज कॉल्ड यूनिलेटरल। ऑल वेल, आ गया भाई? अब दूसरा कहता बाइलेटरल एग्रीमेंट। कह रहा बाइलेटरल एग्रीमेंट आर एग्रीमेंट दैट सेट रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, टू ब्लॉक और ए ब्लॉक एंड ए कंट्री। These may be limited to certain goods and services or certain types of market entry barrier. Example, जैसे EU और साउथ अफ्रीका फ्री ट्रेड एसोसिएशन, या एशियन और इंडिया फ्री ट्रेड एरिया, इन दोनों के बीच में क्या हो गया? बाइलेटरल एग्रीमेंट। एशियन समिट में मोदी जाता है और इंडिया फ्री ट्रेड एरिया, इन दोनों के बीच में क्या हो गया? बाइलेटरल एग्रीमेंट। क्या हुआ? बहुत सारे बैरियर्स को हटाने का। इसको मैं क्या बोलता हूं? बाइलेटरल। ऑल वेल। तीसरा कहता है रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। Among a group of countries, reduce trade barrier on a reciprocal and preferential basis for only the member of the group, जैसे ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस अमॉन्ग डेवलपिंग कंट्रीज, GSTP। ये सिर्फ कौन सी कंट्रीज के लिए? डेवलपिंग कंट्री। कहता ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस अमॉन्ग डेवलपिंग कंट्री। तो इन्होंने, डेवलपिंग कंट्री ने रीजनल प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट आपस के लिए बना रखा, तो वहां डेवलप्ड कंट्री नहीं आती। ऑल वेल। तीसरा, तो यहां प्रेफरेंस किसको दी है? डेवलपिंग, इसीलिए इसका नाम है रीजनल। रीजनल मतलब पर्टिकुलर, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ऑल वेल। चौथा है ट्रेडिंग ब्लॉक, ये भी बड़ा अच्छा है। Has a group of countries that have a free trade agreement between themselves and may apply a common external tariff to other country. Example, Arab League, European Free Trade Association। जैसे अरब लीग बनी पड़ी है, अरब कहाँ के? यूनाइटेड अरब अमीरात। तो जो अरब लीग है वो आपस में क्या करते हैं? ट्रेडिंग ब्लॉक बना हुआ उनका। ये यूरोपियन यूनियन वालों का अपना बना हुआ है, 26-27 कंट्रीज जो है, समझ गए? वो उन्हीं के अंदर रहते हैं वो ट्रेडिंग ब्लॉक। अगला है फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया मतलब is a group of countries that eliminate all tariff and quota barrier on trade with objective of increasing exchange of goods with each other।
तो एक दूसरे मतलब दो घनिष्ठ मित्र हैं, जैसे भारत और नेपाल है या नहीं है? भारत और भूटान बहुत अच्छे मित्र हैं वो हमारे। अच्छा, हमें मित्रता बना के भी रखनी है, क्योंकि चाइना बगल में घूमता है उसके सर पे, तो हमने सारे ट्रेड बैरियर्स उनसे क्या कर रखे हैं, हटा रखे। आपको पता है हमारा किसी पे कार्ड है, कोई एटीएम कार्ड वगैरह, मेट्रो कार्ड है, जैसे कोई कार्ड मैं निकालता हूं, जैसे ये क्रेडिट कार्ड है, इस पे लिखा हुआ है नॉट वैलिड फॉर पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज इन नेपाल एंड भूटान। तो नेपाल एंड भूटान में एक फॉरेन एक्सचेंज में ये कार्ड नहीं चलेगा, लेकिन है तो वो विदेशी कंट्री, तो फिर क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उन दोनों कंट्री में इंडियन रुपीस चलता है। पता है आपको क्यों? वो हमारे मित्र हैं। नहीं, सारा हवाला का जो पैसा आता है ना, नकली मनी, वो सब नेपाल और भूटान से ही लोग सप्लाई करते हैं पाकिस्तान वाले, उसको रोकने के लिए। आगे समझ में? जो हवाला का जो पैसा आता है ना, हवाला का, हवाला इन द सेंस फॉरेन की जो मनी है ना, विदेशों का, मतलब जो ब्लैक का पैसा है, वो कन्वर्ट करने की, जैसे मैं इंडिया से नेपाल जाता हूँ, तो नेपाली करेंसी लूंगा इंडियन रुपीज से ब्लैक में, तो लेने की जरूरत ही नहीं, वहां चलती इंडियन रुपीज है। समझ रहे हो? तो ये फ्री ट्रेड एरिया हमने बना रखा है। जैसे एशियन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इनका फ्री ट्रेड है, साउथ ईस्ट एसोसिएशन का फ्री ट्रेड। अगला कह रहा है एक कस्टम यूनियन, कह रहा है कस्टम यूनियन इज ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट एलिमिनेट ऑल टैरिफ ऑन ट्रेड अमॉन्ग देमसेल्फ बट मेंटेन ए कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन ट्रेड विद कंट्रीज आउटसाइड द यूनियन। यानी कि एक कस्टम यूनियन बनी पड़े, जिसमें जैसे सदर्न कॉमन मार्केट है, गल्फ कोऑपरेशनल काउंसिल है, गल्फ कंट्रीज ने बना रखी है, जो आपस में कोई भी एक दूसरे से टैरिफ बाहर वालों से लेंगे, आपस से नहीं लेंगे। इसको क्या कहते हैं? कस्टम यूनियन। कस्टम मतलब जो भी टैरिफ लगेगा वो हम लोग आपस में नहीं लगाएंगे। ऑल वेल। फिर ये कहता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट का मतलब जैसे कि ईयू और एशियन ने, ईयू और एशियन ने ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ है, एशियन समिट के जितने भी कंट्रीज है या ईयू के जितने भी कंट्रीज है, उन्होंने चारों फैक्टरों को, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर वगैरह वगैरह, सबको फ्री कर रखा है। लाओ जाओ, ह्यूमन कैपिटल इधर से उधर जाओ, कोई टेंशन नहीं है। नहीं समझे? यूरोप में एक यूरोपियन कंट्री से दूसरी यूरोपियन कंट्री में कोई भी इंसान जा सकता है बिना किसी टेंशन के, कोई भी सामान ले जा सकता है बिना किसी टेंशन के, ला सकता है बिना किसी टेंशन। दिस इज कॉल्ड कॉमन मार्केट। और आपको पता है ईयू के अंदर करेंसी भी कहीं की भी कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे लोग लोग कहते हैं ना यूरोप जा रहे हैं घूमने, और यूरोप इतना प्यारा वो है, मतलब जितने भी लोग गए वो बताते हैं कि आने का मन नहीं करता। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, लास्ट है। लास्ट वाला पढ़ना, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, फटाफट पढ़ो।
ठीक है, पढ़ लिया। तो लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। ये वही करेंसी वाला मैंने बताया था। देखो एग्जांपल सबसे लास्ट में देखो, द ईयू कंट्रीज इंप्लीमेंट एंड अडॉप्ट ए सिंगल। तो एक यूनियन बना रखी है ना उन्होंने। उन्होंने कहा जितने भी करेंसी वाले पॉइंट होंगे वो सारे के सारे एक ही, मतलब किसी भी देश में सिंगल करेंसी चल जाएगी। तो इकोनॉमिक यूनियन बन गई। ऑल वेल। ये हमारा पूरा का पूरा कौन सा था, बताओ जरा कौन सा टॉपिक है। ये है हमारा टेक्सोनोमी ऑफ रीजनल ट्रेड। अब हम करते हैं अगला, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको आई थिंक 95 में क्या बन गया ये, वर्ल्ड। अच्छा, डब्ल्यूटीओ ना बहुत फास्टर है, सेटलमेंट जो है डब्ल्यूटीओ के अंदर बहुत फास्ट होता है, बट उससे पहले ये था, लेकिन ये अभी खत्म, इसलिए इसको और डब्ल्यूटीओ को अलग से पढ़ेंगे। क्या इंडिया GATT का मेंबर था? आई यस, यस, इंडिया वाज अ मेंबर ऑफ GATT सिंस जुलाई 1948। तो इकोनॉमी नहीं थे तो हम यूनियन नहीं बन सकते क्या? तो हम लायक थे, हमें, और क्या, लायक बनने की कगार पे तो थे। हमारा देश साला तुम सबसे लायक है हमारा देश। 800 साल से लूट रहे थे तब भी देख अपनी टांग पे खड़े, आज भी देख दुनिया का तीसरे नंबर पहुंच गए। हमसे बड़ा है कोई? बेवकूफ नहीं। अच्छा, सोचो कितने सालों से हमें लूटते हुए आए ये लोग। सबसे ज्यादा मुगल्स ने लूटा। बस मुगल्स कुछ धरोहर छोड़कर चले गए, जिससे आज हम उस पर टैक्स लगा के पैसे कमाते हैं, जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल। लेकिन सारा सोना बोना सब लूट गए। अच्छा, कमी फिर भी नहीं थी, हमने फिर जमीनों के अंदर भी गाड़ के रखा हुआ था। फिर वो आ गए अंग्रेज, फिर कांग्रेस आई। तो डरता हूं मैं कांग्रेस से। सरकार किसकी है अभी? तो फिर बीजेपी जिंदाबाद। चोर है वो तो मैं मुंह पे बोलूंगा, राहुल गांधी आ जाए तो बोल दूंगा, वो आएगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो है ही, उन्होंने लूटा है पूरा 70 साल, कहाँ छोड़ा। आज पिछले 10-12 साल से, 15 साल से हमारी कुछ धाक है मार्केट में, पहले कहाँ थी। हमारा प्राइम मिनिस्टर सबसे पीछे खड़ा होता था G20 में, और हमारे वाले का वेलकम नमस्ते करके किया जा रहा है आज की डेट में। तो फर्क नहीं है। हाँ, कुछ अच्छे काम कांग्रेस में कुछ कुछ लोगों ने किए थे, जैसे मनमोहन सिंह। तो उसके अच्छे काम बुरे हो गए जब वो 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा। बट एज फाइनेंस मिनिस्टर उसने बहुत अच्छा काम किया था, जहां तक मेरे को नॉलेज है थोड़ी बहुत। कांग्रेस भी चोर थी। तो देखो इतने चोर लोगों से लुटने के बाद भी आज हम यहाँ खड़े हुए। इंडिया बहुत खतरनाक, और इंडियन उससे ज्यादा खतरनाक है ना। आ जाओ। तो GATT जो है वो एक बार चेक करते हैं, इंडिया इसका मेंबर कब था। यस, India has been a member of WTO since Jan 95 and also had been a member of WTO's forerunner General Agreement on Tariff and Tariff since July 1948। यस, तो हम लोग इसके मेंबर थे। तो हम लोगों ने जो GATT है उसका मकसद क्या था? बहुत सिंपल मकसद, ट्रेड बैरियर्स को क्या करना है, खत्म करना। यार जब तक यूनियन नहीं बनाओगे ना तब तक कोई काम नहीं है किसी भी जगह पर।
लेकिन अच्छी यूनियन होनी चाहिए। तो GATT का अपना उस लेवल पे अच्छा काम था, बाद में WTO आ गया, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। WTO में आपको होमवर्क दूंगा। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कवर इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स। The working of GATT agreement are responsibility of the Council for Trade in Goods, which is made up to representative from all WTO member country. गुड्स काउंसिल में 10 कमेटी थी जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे काम करती थी। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। कितनी कमेटी? 10 अलग अलग कमेटी थी। एग्रीकल्चर, मार्केट, सब्सिडी, एंटी डंपिंग एंड सो ऑन। तो GATT लॉस्ट इट्स रेलेवेंस बाय 1980 because it was obsolete to the fast evolving contemporary complex and world trade scenario characterized by emerging globalization। ये बहुत डीले थे और दुनिया बहुत तेज हो गई थी। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हैड एक्सपेंडेड सब्सटेंशियली। सब्सटेंशियल समझते हो? एकदम से। तो ये अपने आप को एकदम से नहीं बढ़ा पाए, वो उन्होंने बढ़ा दिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ट्रेड इन सर्विस वर नॉट कवर्ड बाय GATT। WTO में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवर्ड होता है स्पेशली, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अब जकरबर्ग का फेसबुक है, मैं यहाँ पर नेसबुक बना दूं सब कुछ सेम करके, जकरबर्ग छोड़ेगा नहीं मेरे को। तो ये WTO की बदौलत है जो जकरबर्ग को फायदा मिल रहा हुआ है पूरे वर्ल्ड में। फरारी है ना। वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड इंक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड एंड वाज बियॉन्ड इट्स स्कोप। तो बहुत ज्यादा व्यापार जब बढ़ गया था तो GATT क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब ये वाला राउंड पढ़ते हैं, द उरुग्वे राउंड एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO। WTO जब आया, उरुग्वे राउंड के बाद आया, क्या था? द नीड फॉर formal international organization which is more powerful and comprehensive was felt by many countries by the late 1980। सबको लगा भाई कोई मजबूत ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। GATT बहुत मजबूत नहीं थी। तुम दोनों क्या कर रहे हो? Having settled the most ambitious negotiation agenda that covered virtually every outstanding trade policy issue, the Uruguay round brought about the biggest reform of the world's trading system. Member established 15 group to work on limiting restriction in the area of tariff, non-tariff, tropical, natural resources, textile, clothing, agriculture, safeguard वगैरह वगैरह में 15 अलग अलग आए थे। सही है। The round started in Punta del State in Uruguay in September 1986। नाम सामने होगा तो कर लोगे, सामने जब आएगा तो। And was scheduled to be completed by December 90। However, due to many difference and especially due to heated controversial over agriculture, कोई भी कॉन्सेशनस नहीं आई। फाइनली दिसंबर 93 में उरुग्वे राउंड जो है वो उससे बड़ा फायदा मिला। 123 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया एंड 95 में 1 जुलाई 1995 को वर्ल्ड ट्रेड, अच्छा इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था? 95 को ही ना, तो इसमें इंडिया भी था। ऑल वेल। तो आपसे प्रश्न आ सकता है GATT कौन से राउंड के बाद हटा था? तो उरुग्वे राउंड था। लेट 80s से स्टार्ट हुआ था, 4-5 साल लगे इसको, 5 साल लगे एंड WTO आ गया, आया जीगा WTO। थोड़ा सा बताऊंगा मैं, ज्यादा नहीं बता रहा WTO को। फिर दोहा राउंड और G20 के बारे में बात करें। आ जाओ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सभी बच्चों ने ना बचपन से कई बार पढ़ा होगा, इसके बारे में पढ़ा है कहीं ना कहीं, 12th की किताब में भी था। The principal objective of WTO is to facilitate the flow of international trade smoothly, freely, fairly and predictably। ऑप्शन में आएगा क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा ये वाला, ठीक है।
WTO के 6 की ऑब्जेक्टिव थे। नंबर 1, टू सेट एंड इन्फोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। टू प्रोवाइड ए फोरम फॉर नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन, मतलब क्या है, एक ऐसा फोरम बनाना जिससे ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या हो जाए, बहुत इजी हो जाए। टू रिसॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स को क्या करना था, रिसॉल्व करना था। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो GATT में नहीं थी। Cooperate with other major international economic institution and to help developing country benefit fully from global trading, ये WTO के ऑब्जेक्टिव थे। अब WTO का स्ट्रक्चर तो देखो, यहां से मैं बताऊंगा ये वाले पॉइंट। The WTO accounting for about 95% of world trade currently has 164 members। टोटल कंट्री कितनी है, 196, ठीक है। उसमें 164 कंट्रीज WTO की मेंबर है, जिसमें 117 डेवलपिंग है और 24 जो है वो नेगोशिएटिंग मेंबरशिप। द WTO एग्रीमेंट हैव बीन रेटिफाइड इन ऑल मेंबर्स अर्लियर, ठीक है। तो आपका प्रश्न ये होगा कि कितने परसेंट टोटल वर्ल्ड का WTO का मेंबर है, तो अबाउट 95%, जिसमें टोटल मेंबर कितने हैं, 164। तो द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ WTO, सबसे पहला है मोस्ट फेवर्ड नेशन। WTO सबको जो है वो क्या, ट्रीटिंग अदर पीपल इक्वली अंडर द WTO, कंट्रीज कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर, ग्रांट समवन ए स्पेशल फेवर एंड यू हैव टू डू द सेम फॉर ऑल अदर WTO। मतलब ये नहीं एक को स्पेशल फेवर दे दिया और बाकी डबल डबल रेट दे दिया, नहीं आया समझ। WTO क्या कहता है, इक्वली होना चाहिए, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट। It is so important that it is first article of General Agreement and Trade which govern trade in goods. MFN is also a priority in the General Agreement. GATS हुआ करता था सर्विसेज में, वहां पर भी मोस्ट फेवर्ड नेशन ही चलता है। अब बताओ जरा, मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब सारे नेशंस इक्वल है, MFN। नहीं वहां देख, यहाँ क्या है, ये WTO की बात कर रहा है, वहां यूनिलेटरल बायलेटरल रीजनल एग्रीमेंट की बात, वो रीजनल एग्रीमेंट है जो ऊपर है, चाहे यूनिलेटरल बायलेटरल हो रहा है, ये WTO के, ठीक है। आगे बात करते हैं। कहता some exception are allowed, for example country can set up a free trade agreement that apply only to goods traded within the group, discriminating against goods from outside, or they can give developing countries special access to the market। तो रीजनल वाला अलाउड इन्होंने भी किया हुआ है। अब ये नहीं कि बिल्कुल मोस्ट फेवर्ड का मतलब सबको एक साथ एक ही नजरों से देखो, गरीब को भी अमीर को भी, फिर तो इनइक्वालिटी हो जाएगी। तो इन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि अगर कोई नॉर्मल कंट्री है तो वहां पर हम अलाउड करेंगे। अच्छा, वो अलाउड भी फिर वहां वोटिंग से होता है, आपस में वोटिंग करते हैं ताकि आपस में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, ठीक है। चलो, दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग फॉरेनर्स एंड लोकल्स इक्वली, इंपोर्टेड एंड लोकली प्रोड्यूस गुड्स शुड बी ट्रीटेड, मतलब बाहर से जो मंगाओ और यहाँ जो, दोनों इक्वली होना चाहिए। इसके भी एक्सेप्शन है। अब जैसे आप कह रहे हो कि भाई दोनों इक्वल है, तो फिर आप बैन क्यों कर देते हो कभी कभी वीट वगैरह, आप प्राइस क्यों बढ़वा देते हो। तो इक्वली करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने देश को भट्टा बिठा देंगे, नहीं जी हमें तो इक्वल रखना है, बर्बाद करो, श्रीलंका थोड़ी बनाना है अपने देश को, ठीक है। फ्री ट्रेड ग्रेजुअली थ्रू नेगोशिएशन,
कह रहा लोअरिंग ट्रेड बेयर इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस मीन्स ऑफ एनकरेजिंग ट्रेड. The barrier concern include custom duty and measures such as import ban or quota that restrict quantity selectively. From time to time, other issues जैसे कि red tape and exchange rate policy which have also been discussed. The WTO agreement allow country to introduce change gradually through progressive liberalization. Developing country are usually given longer to fulfill their, मतलब यहाँ डेवलपिंग कंट्री को बोला आप करो फ्री ट्रेड. मतलब देखो WTO में 164 मेंबर है तो सारे इक्वल थोड़ी है. एक है नाइजीरिया कंट्री में घाना, अफ्रीकन कंट्री है घाना, उसकी भी फुटबॉल टीम है. और एक है यूएसए, तो दोनों बराबर है. यूएसए की इकोनॉमी का इतना परसेंट घाना का जीडीपी नहीं होगा. या हमारा पाकिस्तान ही देख लो, हमारा एक टाइम का ब्रेकफास्ट वहां की जीडीपी के बराबर है. वो साले कश्मीर मांगते हैं. सोच के देख, मैं कह रहा हूँ ढंग से खा पी लिया ना हम इंडियन ने लंच और डिनर तो वो डूब जाएगा देश. कितनी सी जीडीपी है उनकी, है ना. तो अब हमारा उनका क्या मुकाबला. और ये बात तो सभी कहते हैं बाप बाप ही होता है, हम तो वैसे डैडी हैं उनके. तो आप दोनों को इक्वल नहीं कर सकते. हाँ उसको पुचकार के कुछ छूट दे देंगे लेकिन कमीना है साला, छूट के नाम पे कुछ और गड़बड़ करता है. आ जाओ. अभी फाइनल मैच जीता ना बूढ़ों की टीम ने, वो भी मजेदार था. ये क्यों बता रहा मैंने नहीं देखा. चलो जी आगे बढ़ते हैं. ये देखो प्रेडिक्टिबिलिटी थ्रू बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी. तो ये भी पॉइंट पढ़ लेते हैं, एक दो पॉइंट और है. Sometimes promising not to raise a trade barrier can be as important as lowering one because the promise gives business a clear view of their future opportunity. With stability and predictability, investment is encouraged, jobs are created, and consumers can fully enjoy the benefit of competition, choice, and lower price. तो आप आपस में जब वादा करो तो उसकी वजह से देखो क्या फायदा हुआ. जॉब क्रिएशन होगा, कंपटीशन का बेनिफिट मिलेगा, चॉइस मिलेगी, और जहां चॉइस होती है वहां प्राइस कम होते हैं. होते हैं नहीं होते. तो इन द WTO व्हेन कंट्रीज एग्री टू ओपन देयर मार्केट दे बाइंड देयर कमिटमेंट. तो किसी ने बोल दिया ना तो वो बाइंड रहे. पर चला तुमने आज मुझसे वादा कर लिया, मैंने ये वादा अपने देश में बता दिया जी हमारा इस कंट्री से वादा हो गया, अब वो हमें ये चीजें बिना टैरिफ के देंगे. हमारी कंट्री वालों ने तैयारी कर ली और वहां पर वो पलट गया, वो भी नीतीश कुमार निकला. फॉरनर नीतीश कुमार, है ना जी. तो भाई WTO ऐसा होने, WTO सलमान खान की फिल्म वांटेड को फुलफिल करता है. एक बार अगर कमिटमेंट कर दी तो अपने बाप की भी नहीं सुनता. कर कमिटमेंट कर, पीछे नहीं हटना फिर. और करने से पहले सोचना, छोटे बच्चे नहीं हो ओए 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 मम्मी कसम मैं तलते रहूंगा, मोदी नाम है तेरा. छोटे बच्चे आ जाओ. कुछ आ रहा है समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. मतलब यहाँ सलमान खान रहना, एक बार कमिटमेंट कर दी तो किसी की नहीं सुननी. ऑल वेल. चलो आगे बढ़ते हैं. प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन, WTO का ये भी काम है. फेयर कंपटीशन को क्या करना, प्रमोट करना. एनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, डेवलपमेंट करे और इकोनॉमिक रिफॉर्म को एनकरेज करना है. और WTO एग्रीमेंट्स होते हैं. WTO एग्रीमेंट सारे गुड्स सर्विसेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सब कुछ कवर करता है. ये मैंने ऊपर बता दिया था. तो ये सारे एग्रीमेंट्स है. अब ये आपको पढ़ने, ये पता है क्यों पढ़ने को दे रहा हूं, क्योंकि पिछले 2 यूनिट्स में हमने सब यही पढ़ा हुआ है. चलो द दोहा राउंड. दोहा कहाँ है भाई, दोहा कबीर दास जी ने बोला हुआ है. द दोहा राउंड
द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, दोहा कौन सी, एक मिनट, दोहा कहाँ, इंडोनेशिया, हेलो सर, एक बार देखना दोहा, हाँ कतर, हाँ ठीक है, ये रहा ना कतर, मेरे दिमाग में चल रहा था बहुत देर से। द दोहा राउंड, formally the Doha Development Agenda, which is ninth round since the Second World War, was officially launched at the WTO's fourth ministerial conference in Doha, Qatar in November 2001. The round seeks to accomplish major modification of the international trading system to lower trade barrier and revise trade rules. The negotiation includes 20 area of trade. अगर आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा तो 20 एरिया याद रखना, ठीक है। ट्रेडों के नाम नहीं होंगे ज्यादा, या होंगे तो 3 ऑप्शन होंगे, ऑल ऑफ द अबव होगा साथ में। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन दोहा एजेंडा वाज एग्रीकल्चरल। G20 के बारे में जानते हो, अभी भारत में भी हुई थी, और भारत के बाद मोदी साहब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने भी गए थे, नहीं गए थे, नमस्ते, तो वहां भी अभी G20 का समिट हुआ था। तो G20 इकोनॉमी की बात है। वाइल सम ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव मेजर हैव बीन लिफ्टेड बाय G20 कंट्रीज, द रिपोर्ट इंडिकेट दैट ट्रेंड हैज बीन गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन कंट्रीब्यूट टू शॉर्टेज, प्राइस वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। तो यहां पर G20 इकोनॉमीज मस्ट बिल्ड ऑन देयर कलेक्टिव प्लेज फ्रॉम 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर इन्होंने अपनी कमिटमेंट को, मतलब इन्होंने बोला गया कि भाई आप अपनी कमिटमेंट पे रहें और काम करें अच्छे से। तो ये हमारा G20 का है, ये भी आपको करना है, एंड देन ये टॉपिक हमारा खत्म हो। अच्छा देखो, ये 9th चैप्टर, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा 9th चैप्टर को आप शॉर्ट में कहीं लिखो। कितने नंबर ऑफ यूनिट है? 5, और ये 5 नंबर ऑफ यूनिट में एक तरीके से डेटा है, मतलब ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस कम डेटा ज्यादा है। तो आप सभी को इन 5 के 5 के लिए कहीं ना कहीं नोट बनाने, पढ़ते पढ़ते, डन है। चलो जी, मिलते हैं चौथी यूनिट के साथ अगली क्लास में। थैंक यू।